नमस्कार, इंडिया न्यूज पर हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम विशेष खबरों के साथ। आपको बता दें कि सुपर 100 कार्यक्रम के तहत आईआईटी में चयनित प्रतिभाओं के सम्मान में पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस बार 26 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा पास की है और हरियाणा सरकार ने 2018 में सरकारी स्कूल के प्रतिभावान छात्रों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया था। मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रदेश सरकार हमारी आशाओं के प्रतीक युवा शक्ति, इस देश की भविष्य की बागडोर को ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़ाने वाले मेरे नौजवान साथियों, होनहार विद्यार्थियों, आज बहुत ही एक खुशी का ये प्रसंग है कि एक प्रतिभा वो हमारे सामने बैठी है। वो प्रतिभा जिसको तलाशने और तराशने की बात महावीर जी ने की है, ऐसे सब बंधु इस वर्ष के ऐसे जो प्रतियोगी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा 2020 जिन्होंने सफलता प्राप्त की, और इसी प्रकार से जो आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा 2021 इसके जो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सफल ऐसे प्रतिनिधि हैं, आज वो यहाँ आए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उनके माता पिता, उनके शिक्षक और ख़ास करके हमारी जो सुपर 100 के माध्यम से जो आईआईटी जेईई के एडवांस 2021 के जो यहाँ प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, उनका श्रेय तो मैं निश्चित रूप से हमारे सुपर 100 के अग्रणी जो हमारे शिक्षक हैं, जो सारे इस विषय को देखते हैं, श्री नवीन मिश्रा जी, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, जैसे हमको ये सफलता मिली है, निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे माता पिता को, हमारे शिक्षकों को भी जाता है। और इसका वातावरण न केवल अपने गांव और शहर में बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में भी ये जाता है कि कौन से प्रदेश के कितने जो छात्र हैं वो पढ़ लिख करके आगे इस कदम पर, इस सफलता पर आगे बढ़े हैं, उसका जो नाम है उस प्रदेश के नाम को भी ऊंचा रोशन करता है। हम तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि शिक्षा नीति छात्रों के लिए फायदेमंद होगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार नई शिक्षा नीति 5 साल पहले ही लागू कर देगी। अभी तक की जो शिक्षा पद्धति जो एक प्रकार से अंग्रेजों की जो देन थी, उस पर वही छाप पड़ी हुई थी, मैकाले की शिक्षा। लेकिन इस देश के साथ जुड़ करके चलने वाली देशभक्ति की भावना, मानव हित में काम करने वाले लोग और कहीं अपने देश की अलग पहचान बना करके आगे चलने वाले लोग, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, तो बहुत चीज़ें बदल करके और स्व की भावना ज़्यादा पैदा हो, इस नाते से उसके अंदर बहुत से आयाम खड़े किए हैं। 3R एजुकेशन तक सीमित नहीं है, उससे आगे भी शिक्षा में बहुत कुछ होता है। नैतिकता, मोरालिटी, नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें भी शिक्षा के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो उसका जो नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो घोषित की है, लक्ष्य तो रखा गया कि देश भर में 2030 तक इस पॉलिसी को हम लागू करें। हमारी टीम ने बैठ करके विचार किया, सब पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रश्न आया कि 2030 ही क्यों। सब ने बड़े उत्साह से, बड़े एक दृढ़ निश्चय से ये तय किया 2030 नहीं, हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू कर देंगे, 5 वर्ष पहले लागू करेंगे। क्योंकि कोई चीज कठिन नहीं होती है, काम करने के मन में प्रेरणा होनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में हमने पर्ची और खर्चे का खेल खत्म कर दिया। जो छात्र मेहनत कर रही हैं उसे नौकरी मिल रही है। वहीं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सीएम ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए कई योजनाएं चालू की। हमने युवक को प्रेरणा देने के लिए पढ़ाई में वो क्यों आगे आए, कुछ ना उसके अंदर
एक इंस्पिरेशन ये भी होनी चाहिए, प्रेरणा तो जागे। यहाँ क्या होता था, पढ़ाई की कीमत हरियाणा में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान को कुछ लोग उनका जो प्रतिभा जो थी उसको नकार देते थे, कहना चाहिए हाईजैक कर लेते थे कि नौकरी में कहीं पर्ची कहीं खर्ची, ये चलती थी। पढ़ने वाले को कुछ चार्म नहीं था पढ़ लिख करके और मुझे कुछ मिलना नहीं है, तो पढ़ने का फायदा क्या है। एक चुटकुला चलता मजाक में जो हम सुना करते थे बहुत पहले, कि एक नौजवान नौकरी के लिए चला गया, परीक्षा दे के आया, परीक्षा में तो जैसे जैसे पास हुआ, इंटरव्यू के समय, क्योंकि खेल सारे इंटरव्यू के समय होते रहे हैं, इंटरव्यू के समय साक्षात्कार के समय परीक्षक ने उससे पूछा, बेटा लाल किला कहाँ है? तो उन्होंने कहा लाल किला तो चेन्नई में है। उन्होंने कहा बेवकूफ़, तुझे पता नहीं लाल किला कहाँ है? अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक बताता हूँ, कहाँ है? लाल किला कलकत्ते में है। कि देख आखिरी अवसर है, बता देगा तो ठीक, नहीं तो फिर भागना पड़ेगा। कहले अच्छा साहब ये बताओ, अगर मैं ये बता दूं कि लाल किला आगरे में है तो नौकरी मिल जाएगी? यानी कटाक्ष था। कहता यहाँ कुछ भी बताओगे, जो होना है वो होना है। हमने उन सब चीजों को बंद किया, मिशन मेरिट शुरू की कि नौकरी मिलेगी तो मेरिट पर मिलेगी, उसकी शक्ल देख के नहीं मिलेगी। बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी, लेकिन जब उस चीज को हमने लागू कर दिया, पिछले 5 वर्ष का जो पहला कार्यकाल है, 83,000 ऐसे मेरिट के ऊपर हमने जो भर्ती शुरू की, चाहे वो किसी भी A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, सब की 83,000 हमने अपॉइंटमेंट्स मेरिट के ऊपर की हैं। चाहे पुलिस की भर्ती थी, वो भी TRP प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से उनकी भर्ती की। तब ये विद्यार्थियों को लगा कि नहीं वास्तव में पढ़ाई का महत्व है, और उसके बाद जितने कोचिंग सेंटर खाली थे वो सारे भर गए। ये जो कर्मचारी हैं इनकी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये लागू की, सबसे पहले अध्यापकों में की, बड़ी संख्या है। और जब कभी हम अपने शासन से पहले सेक्रेटेरिएट में आते थे और संयोग से 4th फ्लोर मुख्यमंत्री वाला जो फ्लोर होता है, वहाँ जाके देखते तो भीड़ लगी होती थी ट्रांसफर वालों की, भरा रहता था। क्या तमाशा है? तमाशा ये है हर आदमी पर्ची लेकर के दौड़ा होता है। हमने कहा इसको बंद करेंगे, और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के बाद वो 80,000 टीचर, 93% टीचर ऐसे हैं जो इस सिस्टम से संतुष्ट होकर गए, 93%। अब कोई टीचर ट्रांसफर के लिए हमारे पीछे पड़ता है? बताइए, अधिकारी शिक्षा वाले आता है कोई? शिक्षा मंत्री के भी ऑफिस में नहीं आते। मौज हो गई। क्योंकि ये एक परेशानी है, उस परेशानी को दूर कैसे करना। केवल यही नहीं, हमने तो कहा जितनी समस्याएं हैं मानव जीवन की, यानी उनके रहन सहन की शैली की, उन सब समस्याओं की जानकारी लो और उसका हल निकालो। हर एक चीज का हल है, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं हो। तो वहीं प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बीजेपी सरकार में मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 साल के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गुरुग्राम में सरकार के 7 साल की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं मूलचंद शर्मा हांसी में मौजूद रहे और संदीप सिंह ने फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। को बने हुए 7 वर्ष हो गए, केंद्र की सरकार को 7.5 वर्ष, और हरियाणा में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा के लोगों ने देखा है और जिसके आप चश्मदीद गवाह हैं, उसका कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। अनेक ऐसे ऐतिहासिक कीर्तिमान हरियाणा में स्थापित किए हैं, एक कमाल की हैं सरकार ने। अगर सबकी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। उतना जो बेहतरीन काम किया वो प्रदेश के किसान को जोखिम फ्री किया। किसान को कोई जोखिम ना हो,
ना प्राकृतिक प्रकोप का, ना ओलावृष्टि का, ना बारिश का, ना तूफान का। पहले मनोहर जी की सरकार से ओले पड़ते थे तो किसान के खेत पर, फसल पर पड़ते थे। बारिश होती थी तो किसान की फसल पर होती थी। प्राकृतिक आपदा आती थी तो किसान की फसल पर आती थी। लेकिन मनोहर जी की सरकार ने वो सारे जोखिम, वो सारे ओले, सारे बारिश, सारी प्राकृतिक आपदा वो हरियाणा सरकार के खजाने पर ले ली कि अगर ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, बारिश पड़ेगी तो सरकार के खजाने पर पड़ेगी, कोई आपदा आएगी तो सरकार के खजाने पर आएगी। किसान को किसी भी तरह से हम इस आपदा का शिकार नहीं होने देंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में जो ऐतिहासिक जो काम हुए, एक नहीं हजारों काम हुए और जिस दिन से हरियाणा बना कभी कल्पना भी नहीं थी इस तरह का हरियाणा बदलेगा और इस तरह के हरियाणा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका उद्धार कैसे हो। उस गरीब की झोंपड़ी है जो, उसकी शिक्षा का, दीक्षा का, भोजन का प्रबंध कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और भारतीय जनता पार्टी में अनेक कार्य इन पर करें। हरियाणा प्रदेश में, जिस प्रदेश में नौकरियों की बोली लगा करती थी, जहाँ खर्ची और पर्ची के नाम से जो प्रदेश मशहूर था, जब से प्रदेश की सरकार आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं, योग्यता पर, मेरिट के आधार पर प्रदेश में नौकरियां उस व्यक्ति को मिली हैं जो योग्यता के आधार पर, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में है, वो जो पास है उन्हीं को नौकरी मिली है। किसका बेटा ईटीओ लग जाए, किसका बेटा डीटीओ लग जाए, तहसीलदार लग जाए, एससीएस लग जाए, ये कल्पना से बहुत दूर थे। लोग कहते हैं कि एमपी मंत्रियों के रिश्तेदार मित्र ही नौकरी लगते हैं। 7 साल में जो हमारा चल रहा है स्लोगन 7 साल 7 कमाल, 7 कमाल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप अगर ये कहेंगे कि आप इन 7 सालों में 60 कमाल या 6 को निचोड़ कर 7 के अंदर अगर हम लेकर आए तो बहुत मुश्किल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी, हमारे पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष और आज के प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए भी, क्योंकि पार्टी उन्होंने खड़ी की, पूरे कार्यकर्ता ने खड़ी की, उसके लिए लाभ पहुँचे और उनके कार्य जो हैं अंतिम व्यक्ति तक वो उसका फ़ायदा उठा सकें, उसका लाभ उठा सकें, ऐसा कार्य जो है हमारी सरकार कर रही है। इसमें हरियाणा जो है वो किसान, जवान, पहलवान और खिलाड़ियों की भूमि मानी जाती है। आप सबको पता ही है, और जिसका लाभ सीधा किसानों को, जवानों को, नौजवानों को और खिलाड़ियों को, पहलवान। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन बड़ी उपलब्धि है। बड़ी आबादी वाले देश में ये आसान नहीं था। वहीं उन्होंने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात भी कही। 22 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने उसमें रखा है कि पहले हमने रखा था 7 लाख परिवारों में राम राम। अभी मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि इसमें नई जो है बढ़ाइए, और मोदी जी का 71वां जन्मदिन चल रहा है, तो इसमें उस नाते से 71 इसको कर दीजिए 7 की बजाय, तो 7 लाख और जो 11,000 इसको हम करेंगे, उतने परिवारों तक एक सूची सरकार से हमने ली है और वो सूची बीपीएल परिवारों की है, और एक थैला लेकर हम जाएंगे। इसमें बीपीएल की योजनाएं जो हैं उनका लाभ वो कैसे ले सकते हैं, और उसके साथ साथ सरकार की 7 साल की जो अचीवमेंट है, 7 साल 7 कमाल, वो हम लेकर परिवारों में जा रहे हैं। जो चिकित्सा क्षेत्र और वैज्ञानिक दोनों की जो उपलब्धि है,
और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, इसको समझने के लिए इस तरह से समझना चाहिए कि दुनिया की कुल आबादी 7 अरब यानी 700 करोड़ है, 100 करोड़ उसका 7वां हिस्सा होते हैं। दुनिया में मुल्क तो बहुत हैं, लेकिन कई सारे मुल्क तो हमारे जिलों के बराबर होते हैं, कुछ मुल्क हमारे राज्यों के बराबर होते हैं। इतनी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसके लिए सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने वैक्सीन विकसित करी, वैक्सीन पर भरोसा हुआ देश को, ये तो शुरू में भरोसे पर भी सवाल उठाए गए थे। उसके बाद ऐसे सवाल उठाए गए थे कि जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। आपने ट्वीट देखे थे प्रतिपक्ष के नेताओं के। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या का वैक्सीनेशन और उसके कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक संभावनाएं बन रही थी थर्ड वेव की, और कईयों को लग रहा था सितंबर में, किसी को लग रहा था अक्टूबर में, मुझे लगता है कि एक उस कारण से हमको ये कवच वैक्सीन से मिला है देश को। तो वहीं इलाहाबाद उपचुनाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा की जीत की ओर बढ़ रही हैं और ओपी धनखड़ ने कहा कि विकास देखकर जनता वोट देगी। आर्जन की बात तो हम आपको चुनाव प्रचार बंद होने तक बताएंगे। इस बार थोड़ा जल्दी हो रहा है, एक दिन पहले हो रहा है, 72 घंटे की शायद नोटिफिकेशन है, लेकिन तब तक अभियान में हैं। और मुझे लग रहा है कि दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, प्रगति पर है। हमारा कैंपेन खूब अच्छा चल रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से जीत की तरफ आश्वस्त हैं। अभय सिंह, देखो कैंडिडेट तो जितने भी आएंगे सब अपने दावे करना नेचुरल है, लेकिन अभय सिंह जी का कोई आकर्षण इस प्रकार से नहीं बन रहा है, क्योंकि वो थे ही, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो बात भी पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए सब लोगों को लगता है कि जो किसान संगठनों के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने ही कहा कि ये चुनाव में क्यों जा रहे हैं। पहला यक्स पर्सन तो उनके लिए वहीं से आया। तो वहाँ पर ये कोई मुद्दा नहीं है, किसान आंदोलन या कृषि कानून? कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ लोग किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग भी हैं और वो अपनी बात वो भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हैं, लेकिन वो भी इस बात के पसंदगार नहीं हैं। उनको लगता है कि अभय सिंह जी को जिस बलिदान भूमि पर वो आए थे, उस बलिदान भूमि पर वो खड़े रहे। तो वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चुनाव प्रचार करेंगे और गोविंद कांडा के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। कि जो 30 तारीख को यहाँ का जागरूक मतदाता वोट करने के लिए जाएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार गोविंद कांडा विजय प्राप्त करेगा। और जहां तक प्रचारकों की बात है, भविष्य में अभी तक हमारे प्रत्याशी के साथ हमारी पार्टी के सीनियर नेता, चाहे हमारी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष निशांत सिंह जी हों, हमारे मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, सब लोग इसमें लगे हैं। जहाँ तक भविष्य की बात है, हम लोग एक बड़ी जनसभा सोच रहे हैं करने की। उसमें मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उसमें उप मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। ऐसे सब नेता जो हमारे गठबंधन के हैं, इस चुनाव प्रचार में गोविंद कांडा जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आएंगे। तो जरूरत महसूस यहाँ की जनता को होती थी, यानी कि गली के निर्माण से लेकर के पानी बिजली की इस प्रकार की जो भी समस्याएं हो सकती हैं, उसका काम स्थानीय जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसका होता है। और ये काम अभय सिंह चौटाला ने नहीं किया। और अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और किसानों के नाम पर इस्तीफा देकर के कैसे अपनी मृत पड़ी पार्टी को दोबारा से उसको जीवन दान मिले, इस बात का केवल ये नाटक कर रहे हैं। उन्होंने केवल अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए एक लोकप्रियता लेने के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर बात की। इलाहाबाद की जनता की डेवलपमेंट के जो इशू हो सकते थे, उन्होंने कभी उठा करके उनका समाधान करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो हरियाणा पुलिस में कई बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि 33 आईपीएस और एचपीएस के तबादले और नियुक्ति की गई है। साथ ही कई जिलों के एसपी भी बदले गए हैं।
महकमे में बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं, बड़ा फेरबदल हुआ है। 33 IPS और HPS के तबादले और नियुक्ति हुई। कई जिलों में SP बदले गए हैं। उदय सिंह मीणा रोहतक के नए SP बनाए गए हैं। तो वहीं वसीम अकरम झज्जर के नए SP होंगे और सोनीपत के नए SP होंगे IPS राहुल शर्मा और दीपक गहलावत चरखी दादरी के नए SP नियुक्त किए गए। तो वहीं जश्नदीप रंधावा के पास अंबाला SP की जिम्मेदारी होगी। राजेश कुमार रेवाड़ी नए SP बने हैं रेवाड़ी के और नरेंद्र बिजारनिया जिंद के नए SP बनाए गए हैं और धीरज कुमार कुरुक्षेत्र के नए SP बनाए गए हैं। सुरेंद्र कुमार फतेहाबाद के नए SP बनाए गए हैं और राजेश दुग्गल पलवल के नए SP बनाए गए हैं। वरुण सिंगला नूह के नए SP बनाए गए हैं। तो विनोद कुमार DCP साउथ गुरुग्राम होंगे और मनमीर सिंह DCP मानेसर गुरुग्राम होंगे। भूपिंदर सिंह STF गुरुग्राम अतिरिक्त प्रभार उनको मिला है और जयवीर सिंह DCP बल्लभगढ़ होंगे। नरेंद्र सिंह DCP क्राइम फरीदाबाद होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अंबाला के वार्ड 14 में मेयर शक्ति रानी शर्मा के दौरे का असर देखने को मिला है। वार्ड में सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दरअसल एक दिन पहले अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नगर निगम कमिश्नर और तमाम अधिकारियों के साथ वार्ड 14 का दौरा किया, जहां पर गंदगी ही गंदगी नजर आई थी, जिसके बाद मेयर ने तमाम अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश दिए। साथ ही मेयर ने आज भी औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के लिए कहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।